हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक क्या है? जैसा मैंने बताया था, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णमाला का ये आखिरी भाग है। इसके बाद वर्णमाला चैप्टर जो है वो पूरी तरह से वो खत्म हो जाएगा। तो इसको समझने से पहले ये बात बताते हैं कि वर्णमाला का उच्चारण स्थान का मतलब क्या है। देखिए, वर्ण क्या है? वर्ण किसी भी भाषा की इकाई ध्वनि है। ध्वनि है, ध्वनि। ध्वनि हमेशा किसी ना किसी माध्यम से निकलती है, किसी ना किसी माध्यम से निकलती है। तो वर्ण जो होता है, वर्ण जब उच्चारित करते हैं, यानी वर्णों को जब हम बोलते हैं, तो वो हमारे मुख के किसी ना किसी एक पर्टिकुलर, एक निश्चित भाग से होकर गुजरता है, ठीक है, या वहाँ से निकलता है। तो इन वर्णों के उच्चारण करने में जब हम अपने मुख गुहा के किसी भी भाग का यूज करते हैं, वही भाग उसका उच्चारण स्थान होता है। कभी कभी हम केवल एक भाग का यूज करते हैं, कभी कभी हम एक से ज्यादा भाग का यूज करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे मुख गुहा में जीभ, दांत, होठ, तालु, मूर्धा और इसी तरह के सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें बोलने में मदद तो करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होते, ऐसे भी वर्ण हैं जैसे आ। ये क्या होता है? ये हमारे कभी कभी क्या होता है, इन सारे जिनका मैंने नाम लिया था, इन सारे को छोड़कर कहीं और से निकलता है। मतलब सेंस यही बनना चाहिए कि वर्ण का उच्चारण स्थान समझने के लिए केवल और केवल अंगों को नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि हमारा जब ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो वो उसके जो हवा के जब थ्रू वो ध्वनि निकल रहा है, तो वो हवा के गतिरोध किन किन जगहों पर पड़ रहा है, ठीक है। हवा का गतिरोध किन किन जगहों पर आ रहा है, यानी हवा जो है कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है, वो सारे हिस्सा ही क्या होंगे? वर्णों के उच्चारण स्थान होंगे। तो आइए चलिए आज देखते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहली बात कि इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, दंत यानी दांत, दांत के बारे में तो सबको पता है। ओष्ठ यानी होठ, होठ के बारे में सबको पता है। नासिक यानी नाक, नाक के बारे में भी पता है। कंठ, तालु और कंठ, कंठ के बारे में लगभग पता ही है। हालांकि इन चीज़ों को मैं फिर से बता देता हूँ, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है। कंठ के बारे में, तालु के बारे में और मूर्धा के बारे में। मूर्धा यानी मूर्धन है। ये तीन चीज़ें हैं कहाँ? अगर अच्छी बात है, अगर आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो ये समझ लीजिए, ठीक है। कंठ तो पता है, कंठ किसको कहते हैं? यहाँ जो अंदर से आवाज एकदम निकलता है। कंठ को हम ये भी बोल सकते हैं कि जिह्वा के मूल में, यानी एक तरह से बोला जाए तो जीभ के एकदम अंदर, जहाँ जीभ की स्टार्टिंग है, वहाँ के पास कंठ होता है। मतलब प्रत्येक प्रकार के वर्ण जो होते हैं या ध्वनि जो होते हैं, कंठ से ही होकर निकलती है मेनली। लेकिन कुछ जो गूंज वाले जो वर्ड होते हैं, जो वो हमारे कंठ से निकलती है। देखिए, आप देखिए, जैसे हम बता रहे कंठ, तो कंठ पता चल गया, ये इसको क्या बना है। अगर हम ऐसे करके मुंह बना लें तो कंठ क्या होगा? सबसे निचला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा कंठ होगा। फिर आता है तालु। अगर तालु की बात करें तो तालु क्या होता है? तालु हमारा मुख गुहा का छत होता है, यानी मुंह का छत, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तालु कहलाता है, जिसको तालव्य कहते हैं। और मूर्धा क्या होता है? मूर्धा ऊपर के दांत और तालु के बीच का हिस्सा, वो होता है मूर्धा। इन तीनों को अच्छे तरीके से समझना है कि कहाँ कहाँ क्या है। कंठ क्या है? कंठ सबसे नीचे का, सबसे मूल भाग, ठीक है, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। दूसरा क्या है? तालु। तालु हमारा कहाँ है? ऊपर का छत। मूर्धा, मूर्धा तालु के जस्ट आगे का हिस्सा, ठीक है। और दांत, पता ही है दांत कहाँ होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इनको समझते हैं। कंठ, कंठ से निकले हुए कौन कौन से वर्ण हैं? तो क वर्ग, अ, ह और अह विसर्ग, ठीक है। ये हमारे क्या, ये हमारे कंठ वर्ग, कंठ से इनका उच्चारण होता है। तो जब भी वर्ग की बात है तो यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि वर्ग में सारे वर्ण नहीं आएंगे, बल्कि वर्ग के केवल 4 वर्ण आएंगे। क्या आएंगे? केवल 4 वर्ण। क्योंकि 5वां वर्ण जो है वो, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है वो नासिक के होता है, यानी नाक से निकलने वाला वर्ण होता है। वो कहाँ से निकलता है? नाक से। तो क्लियर है ये बात। कंठ से क्या निकलेंगे? क, ख, ग, घ, बस, अंग नहीं, ठीक है। क, ख, ग, घ, अ, ह और अह, ये हमारे कंठ है। तालव्य, तालु से निकलने वाले च वर्ग, च वर्ग का मतलब च वर्ग का 4 वर्ण, ना कि 5वां, ठीक है। 5वां नहीं आएगा इसमें, च, छ, ज, झ, और उसके बाद ई, य, स, ये आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। फिर मूर्धन्य, मूर्धा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम किसी के ह्रस्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए उसका दीर्घ भी समझ लीजिएगा, दीर्घ भी उसी जगह से उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? बस क्या है, हम समय ज़्यादा देते हैं उसको उच्चारित करते समय, लेकिन वो उत्पन्न वहीं से हो रहा है। अ है तो आ भी इसमें होगा, यहाँ छोटी ई है तो इसमें बड़ी ई भी होगा,
और यहाँ पर री है तो इसमें एक री बड़ा री भी होता है जिसमें हम लोग दो मत ऐसे करके लिखते हैं, वो भी होगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो तालव्य हो गया, च वर्ग, और ये सब मूर्धा। मूर्धा हमारा पता है कहाँ होता है, दांत और तालु के बीच का हिस्सा, उसको टच करते हुए हमारे निकलते हैं, जीभ वहाँ पे टच करता है। तालव्य में बोलते हैं जीभ हमारा तालु को टच करता है, ठीक है। तो मूर्धा में आप देखिए ट, ठ, ड, ढ, बस अड़ा नहीं, अड़ा कहाँ है, अड़ा हमारा नासिक क्या है। तो यहाँ पर हमारा हो गया री, री में छोटा बड़ा दोनों, र और स, ये हमारे मूर्धा है। फिर दंत, दंत में देखिए जीभ हमारे दांत को टच करता है। तो ये बात जीभ के ही थ्रू केवल नहीं सुना, बल्कि ये भी देखिए कि हवा किन जगहों पर गतिरोध पा रहा है, ठीक है। तो दंत में हमारा त वर्ग का पूरा, पूरा में पांचवा छोड़कर, यानी पांचवा क्या, न नहीं होगा, त थ द ध, बस न नहीं होगा, और उ, ठीक है। नासिक के नाक से प्रत्येक वर्ण का, अरे प वर्ग, ओष्ठ भी देखना है। ओष्ठ, ओष्ठ हमारा क्या है, देखिए सब देखते जाइए। ओष्ठ, ओष्ठ में हमारा क्या, प वर्ग, ठीक है। प वर्ग का प फ ब भ, म नहीं आएगा, म अगर, क्योंकि म क्या, म नासिक क्या, प वर्ग और उ, ठीक है। दंत में हमारा त वर्ग और ल स, ठीक है, ये समझना है। फिर नासिक में पांचवा वर्ग देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, ये क्लियर, एकदम आसान है, सीधी सी बात है। अगर आपको स्पर्श व्यंजन याद है, यानी वर्गीय व्यंजन, तो उसका सबसे आखिरी वाला पूरा का पूरा क्या होंगे, नासिक के होंगे। कंठ तालव्य, अब कंठ तालव्य में दो दो चीजों का हिस्सा होगा। हवा जो है दो दो जगहों पे गतिरोध पाएगा। तो हमने बोला था ना कि या तो केवल एक पार्ट का यूज करते हैं हम लोग बोलते समय, या तो कभी कभी एक से ज्यादा यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा है। कंठ तालव्य में ए और ए, ये कंठ में भी जा रहा है, तालु में भी टच हो रहा है, ठीक है। तो ये आता है तालु में क्या, तालु में हमारा हवा जो है वहां गतिरोध पा रहा है, ठीक है। और उसका कंठ, ओष्ठ, कंठ में भी और ओठ का भी यूज हो रहा है। ओ औ, हमने ओठ का भी यूज किया है और कंठ का भी यूज किया। कंठ तालव्य में ए, ठीक है। फिर उसके बाद दंतोष्ठ, दांत और ओठ का व, तो देखिए दांत और ओठ आपस में क्या हो रहा है, टच हो रहे हैं, और हवा इन दोनों से गतिरोध पा रहा है। तो ये सारे बात हो गए। तो उच्चारण स्थान आखिरी था वर्णों के बारे में, और यहाँ पर वर्ण का सारा लगभग चीज खत्म हो गया। लेकिन जैसा हमने बताया था तीसरे भाग के वीडियो में कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया जाएगा जो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं, अगर वर्णमाला के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्णमाला के अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं 3 या 4, तो ऐसे कंडीशन में समझ लीजिए कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा, इससे कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है। कभी कभी एक आ सकता है, कभी दो आ सकता है, लेकिन एकदम कंफर्म है कि ये आ जाएगा। अगर वर्णमाला के क्वेश्चन अगर एक से ज़्यादा पूछे जाए तो ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन इतने में से आना ही आना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको दिमाग में जरूर रखना है। तो देखिए इसमें है क्या, तो सबसे पहले होता है दिव्य व्यंजन वाले शब्द। दिव्य व्यंजन वाले शब्द होते क्या हैं, कभी भी किसी भी शब्द को लिखते समय जब हम व्यंजन का मूल व्यंजन यानी आधा उसका, ठीक है, और जस्ट उसके तुरंत बाद उसका पूरा हिस्सा अगर हम एक साथ आ जाता है तो ऐसे शब्द हमारे क्या होते हैं, दिव्य व्यंजन वाले शब्द। यानी एक ही व्यंजन के आधा यानी बिना स्वर का हिस्सा और पूरा यानी स्वर के साथ हिस्सा लगातार आते हैं, यानी एक के एक बाद आते हैं, क्रमशः आते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे दिव्य व्यंजन वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिल्ली, दिल्ली में क्या है, दी है, उसके बाद आधा ल, फिर पूरा ल, फिर हमारा ई, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों एक साथ आए, बात समझ में आया। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे दिव्य व्यंजन वाले शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद उल्लास, उल्लास में देखिए क्या है, उल्लास में भी इसी तरह आप समझ सकते हैं कि ऊ आधा ल फिर पूरा ल, सज्जन में स आधा ज पूरा ज, और उच्चारण में इसी तरह आगे भी बहुत सा आ सकता है, बिल्ली आ सकता है, और इसी तरह के और भी शब्द बन जाएंगे। ये बात समझ में आया। तो दिव्य व्यंजन वाले शब्द, कभी कभी ऑप्शन कई ढेर सारे शब्द दिया रहता है, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन से दिव्य व्यंजन वाले शब्द है, तो आपको पहचानना आएगा। कैसे पहचानेंगे कि आधा और पूरा आना चाहिए, ठीक है, दो आधा नहीं, आधा और पूरा। फिर उसके बाद आता है ये पॉइंट, देखिए क्या है, क ख ग च, यहाँ पर च लिख दिया सीधे, क ख ग घ, फिर आगे के जितने भी हमारे व्यंजन है वो सारे के सारे, उनमें अगर हमारा क्या, उन शब्दों के नीचे बिंदु लगे, अगर नीचे बिंदु लगे होते हैं उन शब्दों, उन वर्णों के नीचे, यहाँ शब्द नहीं होगा, यहाँ वर्ण होगा,
बात समझिए, ये शब्द नहीं है, वर्ण है। वर्णों के नीचे बिंदु लगे वर्ण को, ठीक है, वर्णों के नीचे बिंदु लगे वर्ण को तल बिंदु, ठीक है, तल बिंदु या नुक्ता वाला वर्ण कहते हैं। या यहाँ अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये समझिए आप। क ख ग च और इसके साथ ऐसी तरह के और के नीचे बिंदु लगे वर्णों को तल बिंदु या नुक्ता वाला वर्ण कहते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, अगर क है उसके नीचे बिंदु है, ख है उसके नीचे बिंदु है, ग है उसके नीचे बिंदु है, च है उसके नीचे बिंदु है, तो इन सारे वर्ण को तल बिंदु वाला वर्ण या नुक्ता वाला वर्ण कहते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो इनका प्रयोग अरबी और फारसी भाषा, कहाँ? अरबी और फारसी भाषा में या फिर उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा अरबी और फारसी के ही मेल से बना है, इसलिए अरबी या फारसी भाषा या उर्दू भाषा में इनका प्रयोग होता है। आप लोग देखते हैं जैसे रमज़ान, ज वहाँ पर यूज़ होता है, ज के नीचे होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार के अगर और कोई भी एक गज़ल, ज वहाँ पर यूज़ होता है, तो ये क्या है, उनके नीचे बिंदु होता है, तो ये सब के सब तल बिंदु वाले वर्ण हो जाते हैं। फिर उसके बाद जिह्वामूली वर्ण, याद रखिएगा, जिह्वामूली वर्ण जो है उनकी संख्या 3 है। कई बार पूछा जाता है जिह्वामूली वर्ण की संख्या कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से हैं? तो केवल ये तीनों, क ख ग घ, क ख ग, ठीक है, क ख ग, याद रखिएगा, केवल 3 है। जिह्वामूली वर्ण की संख्या कितनी? 3 है। कई बार ये पूछा जाता है, और उनकी संख्या 3 है, वो कौन है? क ख ग, ठीक है। फिर आता है अर्धस्वर। अर्धस्वर जो हरकत से स्वरों की तरह थोड़ा थोड़ा अपने आप को दर्शाते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कभी कभी स्वरों की तरह किया जाता है, वो हमारे 2 हैं। वो कौन है? अर्धस्वर कितने हैं? 2 हैं। वो है हमारे य और व। इंग्लिश में भी हाफ वॉवेल होता है जिसमें हमारे 2 आते हैं, वाई और वी, ठीक है। उसी तरह हिंदी में भी हमारे अर्धस्वर 2 हैं, य और व। बात समझ में आया? फिर आता है पार्श्विक वर्ण। ये याद रखने ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है। फिर पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण केवल एक है जिसका जो है ल, ठीक है। और प्रकापित वर्ण, प्रकापित वर्ण भी केवल एक है जो है र, ठीक है। पूछा जाता है प्रकापित, निम्न में से प्रकापित वर्ण कौन है, तो आपको र याद रहना चाहिए, ऑप्शन में टिक लगाने के। पार्श्विक वर्ण कौन है, तो ल है। अर्धस्वर की संख्या कितनी, या ऑप्शन में दे दिया कि इनमें से अर्धस्वर कौन है, तो ये भी समझना है। सारे स्वर दे दिया है या व्यंजन दे दिया है और उसमें ये भी दिया है, तो आपको इनमें से पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट, वर्णमाला यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब अगला हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो होगा संधि। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, और उसके साथ ही साथ उससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। उससे क्वेश्चन 2 तरह के बनते हैं। एक तो सीधे सीधे संधि करना रहता है, कभी कभी संधि का फॉर्मूला पूछता है जो संस्कृत में होते हैं, ठीक है। कभी कभी उसमें कुछ संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद के बारे में पूछा रहता है। तो ये सारी चीज़ों को उसमें बताएंगे अगली वीडियो में। तो अगला टॉपिक संधि होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।